So today we are going to talk about Kashmiri Pandit who is into image consulting, who is into healing modalities, who is a personality coach, who is a soul coach, who is a heartbreak coach. So basically, we're talking about a superwoman, Vibha Gurutu ji. Thank you so much for talking to us and taking out time on this weekend. थैंक यू अंकुर। आई फर्मली बिलीव कि आप एज अ पर्सन जैसे भी डेवलप होते हैं इन योर लाइफ अ लॉट ऑफ दैट हैपन्स इन फर्स्ट 18 years, राइट? तो उसमें 18 years का मतलब आपकी पैदाइश, आपका घर, आपके घर का माहौल और आपकी पढ़ाई। सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट कि आप पैदा कहाँ हुए, आपके घर पर कौन कौन था, और आपकी स्कूलिंग और हायर एजुकेशन, फिर उसके बाद उसकी प्रोफेशनल लाइफ में घुसते हैं आपकी। तो अंकुर, मैं तो दिल्ली की पैदाइश हूँ, बिल्कुल दिल्ली की परवरिश भी दिल्ली की रही, बट एक ऐसे परिवार में पली बड़ी जो विद्या के साथ बहुत था। तो कश्मीरी पंडितों का जैसे है, क्योंकि कश्मीर से मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कश्मीर से 1848 में वो लाहौर गए, और लाहौर में उन्होंने पहली कश्मीरी पंडितों ने जो पहली प्रिंटिंग प्रेस और 3 अखबार शुरू किए थे 1860 में, मित्र विलास, अखबार आम और एडवोकेट, वो 3 अखबार हमारे निकलते थे। और उसके बाद पूरा परिवार उसी में अखबार में रहा और एजुकेशन में रहा। तो संस्कृत के साथ पूरा वार्तालाप होनी, उन्होंने सबसे पहले भगवत गीता संस्कृत में लिख के वो कैलीग्राफी में उस्ताद बने, और फिर पुराने ज़माने में तो अखबार भी लिखे जाते थे, राइट? करेक्ट। तो और फिर वो दूसरी भाषाएं और उर्दू का बहुत ज़्यादा चलन, क्योंकि लाहौर आ गए थे, और फिर उन्होंने इंग्लिश का भी निकाला। तो ये 3 अखबारों के थे। तो फिर मेरे दादा भी उसी में थे, और मेरे दादा फिर हेड प्रीस्ट भी बने और प्राण प्रतिष्ठान भी करते थे, और ग्रेट ग्रैंडफादर भी आखिरी समय में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो ग्रैंडफादर का भी वही था। फिर मेरे फादर भी जर्नलिस्ट रहे, और तो विद्या तो ग्रहण करनी ही थी। ये तो मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा क्लियर था कि शादी हो तो हो जाएगी, एक रिवायत है, सामाजिक एक्सपेक्टेशन है, सब कुछ है। नौकरी करो या ना करो, लेकिन विद्या तो ग्रहण करनी ही है। तो ऐसे परिवार में मैं पली बड़ी, जहाँ पे सबके गीता शायद कंठस्थ थी, और 18 दिन में कंठस्थ हुई थी। और जहाँ पे हम लोगों की वार्तालाप जो होती थी, बहुत ही तर्क वितर्क और एक खुले एटमॉस्फेयर में मैं पैदा हुई, जहाँ मैं कहती हूँ प्रोग्रेसिव ख़ानदान में, जहाँ पे मेरी दिद्दा थी जो छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, बट आ गई थी, घर में ही आ गई थी। तो मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी दिद्दा, और उसके बाद मेरी अम्मा जी, मेरी ताई भी बाद में, जब मेरे ताया जी पूरे हो गए तो वो भी कुछ साल हमारे साथ थी। तो एक घर में खाना पीना, कहते हैं ना कि सबसे पहले भाषा और खाना पीना। तो भाषा तो खड़ी बोली बन गई, राइट, लेकिन खाना पीना बिल्कुल कश्मीरियों वाला हो गया। अच्छा। तो बहुत ही स्वाद और बहुत ही मतलब बहुत मसाले। नखरे वाले, फिर हम जैसे सच में बड़े नखरे वाले होते हैं क्योंकि जब तुमने बचपन से स्वाद खाना खाया हो तो तुम्हारी ज़बान पे वो जैसे होता है ना कि ओहो वो नहीं, वो चीज़ वो वो एक सिलेक्टिव हो जाते हैं basically। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चाहे वो सिंदूर की बिंदी है, और साड़ी भी पहननी है, और सिंप्लिसिटी है, और और एक ग्रेसफुल बेसिकली। ग्रेस के साथ, और सबको एक खूबसूरती से पढ़ाई का माहौल रहा, राइट। तो क्योंकि हम कश्मीरियों में तो यही है ना कि भाई सभी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और एक खुशहाली है, राइट, एक अलग तरह से शायद तृप्त, ये मैंने देखी। तो बचपना एक तृप्त रहा, जवानी में शरारत है, सब कुछ है, लेकिन मेरा माहौल ऐसा रहा। हाँ, मेरे भाई थे, क्योंकि वो पूरे हो गए, 24 साल में ही पूरे हो गए थे। तो मेरे परिवार में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी दिद्दा, बुआ और मेरा भाई, तो हम जो 5 जने थे, वो बहुत मस्ती से रहना और खूब बातचीत होनी और हर चीज़ को एंजॉय करना। और एक ऐसा परिवार था जहाँ पे जो मैं पहली शरारत भी की होती तो मैंने शायद अपने पापा मम्मी को ही बताई होगी या भाई को बताई होगी। तो कुछ जजमेंट नहीं हुई,
हर परिवार की अपनी एक धड़कनें होती हैं और खुद ही कहानी बनती है। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ मैं उस खुशनसीब परिवार की हूँ जहाँ पे खुल के बातचीत हुई। तो मेरे चाहे बापूजी जो ताए थे या अम्मा जी थी या कोई भी थे, उनसे हम खुल के बात कर सकते थे, तो डर का माहौल नहीं था। और फिर मेरी स्कूलिंग सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली से हुई, कॉलेज जीसस मेरी कॉलेज से हुआ, और फिर जर्नलिज्म किया, फिर इंटर्नशिप यूएनआई के साथ हुई और उसी टाइम मेरी मुलाकात भी हो गई। तो उसके बाद फिर शादी के बाद लेकिन एक ही चीज़ थी कि भाई आपने विद्या, इसको हमेशा विद्या कर, उसके लिए कभी मत रोकना। और उसके बाद फिर एमए हुआ, फिर बीएड हुआ, फिर बस मैं पढ़ती ही गई, राइट। तो ये एक, और स्कूल में पढ़ाया, आर्मी पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाया, और तो बस एक पढ़ाई का नाता शायद पहले से था, मेरे जन्म से बहुत पहले से, और शायद आज तक है। और वही शायद बच्चों को भी दिया जा रहा है कि हम किताबों के साथ हैं। घर में अभी भी कोई 2-2.5 हज़ार किताबें होंगी हर तरह के, और हर मज़हब पे भी है, हर सोच पे भी है, इतिहास पे भी है, और हर एक के उसमें किताबों के साथ। तो कोर्सेज भी इसी वजह से शायद आते रहे कि एक चीज़ हुई और तुमने सुनी और फिर कहा कि ये पसंद है, चलो ये भी करते हैं। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी बीती। सो बेसिकली आपका बचपन बहुत फुलफिल्ड था। टोटली कंप्लीटली हैप्पी, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते थे खूब पढ़ाई करो, खूब खेलो और खूब शरारत करो। तो हमने खूब पढ़ाई की, खूब खेले और खूब शरारत की। What takes you most of the time nowadays? Nowadays, so it is mostly the silence, reading and meeting people. That's what my most of the time is. एक लेमैन को इमेज कंसल्टिंग कैसे समझ में आएगी? हाउ डू यू डिफाइन इमेज कंसल्टिंग? ओके, इमेज कंसल्टिंग, जैसे हम इमेज की बात करते हैं तो जो भी एक हम हमारे ख्यालों में एक इमेज हमारे लिए होती है और दूसरों के लिए होती है, राइट। एक हम ऐसी तस्वीर जो हम सोचते हैं कि मैं ऐसा होऊंगा, या वो ऐसा, या दूसरा ऐसा होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई घर हो, स्थान हो, मकान हो, जॉब हो, एक इमेज आपके साथ चलती है, चाहे वो परिवार की वजह से आई हो या आपने अपनी एक क्रिएट की हो, राइट, चाहते हैं। तो ये एक इमेज कंसल्टिंग जो मैं, दिस इज़ व्हाट इमेज कंसल्टिंग इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट। बट यहाँ पे अपीयरेंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, तीनों चीज़ें हैं। Okay. किसी भी इमेज में क्या कन्वे करते हैं, फोटोग्राफी चाहे हम कर रहे हैं या कुछ भी हम देखते हैं, वो एक पेंटिंग है, क्या कन्वे कर रही है। तो एक अपीयरेंस पहले होती है, जैसे हमें बचपन से सिखाया गया है कि भाई मुँह हाथ धो, सुंदर बनो, और सब कुछ जहाँ जाना है तैयार होके जाओ, अच्छा लगना चाहिए, खुश होना चाहिए। दूसरा फिर बिहेवियर आता है, हाउ योर कंडक्ट, राइट, how you behave with the people, different kinds of people, and how is it expected also in a given environment, एक माहौल में आप कैसे एक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और तीसरा कम्युनिकेशन, कि आप अपनी बात कैसे कह रहे हैं और दूसरे को कैसे सुन रहे हैं। तो इसको एक पूरा इमेज कंसल्टिंग का नाम दिया जाता है। मैंने इससे पहले कभी सोल कोच के बारे में नहीं सुना था। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट अ सोल कोच एंड आई हैव हर्ड अबाउट अ सोल कोच। सो जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके पिछले पॉडकास्ट में मैंने सुना था सोल कोच में मतलब लोग समझते हैं कि आप आत्माओं को बुला रहे हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो इफ़ यू वांट टू डिफाइन एंड इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ सोल कोच, ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि मेरा नाता पढ़ाई से ही था और मैं टीचर रही और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ थी, राइट। सो उसके साथ ही इमेज कंसल्टिंग आ गई, और पिछले 23 सालों से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ भी मेरी इंट्रोडक्शन हो गई। रेकी, प्राणिक, हिप्नोथेरेपी, क्लेवॉयंस, अलग अलग मोडालिटीज़, फिर शामनिज़म भी आया। तो ये जो लाइफ कोच का जो टर्म आया, तो मुझे लगा कि चलो ये भी देखें करके कि ये है क्या। जबकि
जब मैंने कोर्स किया तो मुझे लगा कि ये तो मैं पहले से ही कोच कर रही थी लोगों को, बट एक नया टर्म आया, जैसे कंसल्टिंग आया, फिर कोचिंग आया, सो ये नए नए टर्म्स आते हैं, राइट? सो ट्रेंड में आते हैं, तो पहले टीचर है, टीचर लगा रहे, वो स्कूल तक है, फिर लेक्चर, फिर तुम और डीपर उसमें जाते हो और सब कुछ। तो जब मैंने अपने मेंटोर से बात की तो उन्होंने पूरा मुझे सुना कि भाई मैं क्या क्या करती आई हूँ, राइट? क्योंकि इतने सालों से कर रही थी काम। तो उन्होंने कहा जो तुम कर रही हो, क्योंकि मैं अंदर आत्मा के तुम्हारे ट्रॉमास, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी जो एक जर्नी है, क्योंकि हम सनातन धर्म में और हमारे हिंदुइज्म में एक चीज़ गीता की दी गई पुनर्जन्म, तो ये है कि भाई सोल तो हमेशा जीवित है, राइट? करेक्ट। और शरीर है जो नश्वर है, राइट? सोल अमर है, आत्मा अमर है। तो हम वो सीखते हैं, वो लर्निंग्स लेते हैं, और जन्म बर जन्म हम इस यात्रा में होते हैं, राइट? और जब फिर मोक्ष की बात आती है, तो जब उन्होंने ये सुना, और वहाँ से मैं ये भी सिखा रही हूँ कि कैसे खाना खाना है, किस ग्लास में पीना है, और कैसे आपने बातचीत करनी है, एटिकेट भी है मेरे पास। तो मैं दोनों, और कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना है। तो मेरा अंदर और बाहर दोनों चीज़ें, इंटरनल एक्सटर्नल, इनर एंड आउटर्स, दोनों चीज़ें आ गई। तो उन्होंने ये कहा कि इसके लिए आई थिंक यू शुड बी टर्म योर सेल्फ एज सोल कोच, राइट? तो और तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने दिस इज़ समथिंग, और मैंने उनसे ये बोला कि ये तो कहते आप करते भी तो वही हो। मैंने कहा हाँ जी, मैं बिल्कुल, मैं सशक्त करती हूँ, एम्पावर करती हूँ। करेक्ट। पावरफुल तो एक चीज़ है, एम्पावर करती हूँ। तो वो बिना अपनी सोल पे काम किए वो कैसे हो सकता है? तो इसलिए उन्होंने ही मुझे ये बोला, और फिर मैंने ये शब्द यूज़ किया और इस टर्म को यूज़ किया, सोल कोच। सो शैमनिज़्म कैसे आया? एंड बातें तो होती है शैमनिज़्म की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की नॉर्मल जनता को अभी उतना अंडरस्टैंडिंग है शैमनिज़्म का, और इतने फॉलोअर्स होंगे भी। सो लेट्स टॉक अबाउट शैमनिज़्म, और शैमन क्या होता है, और शैमनिज़्म एज अ कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इसमें मिनिमम 7 साल की प्रैक्टिस बोली जाती है। और ये क्या होता है कि इसमें जब मैं गई, बाकायदा इंडोनेशिया गई, और मैंने पूरा कोर्स अटेंड किया। माइकल हार्नर जो फैकल्टी ऑफ शैमनिक स्टडीज़ के, तो उनके थ्रू कोर्स हो रहा था, अमेरिकन्स के थ्रू ही, और पूरा अटेंड किया। और ये समझा कि 3 लोग हैं, सो अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड एंड लोअर वर्ल्ड, राइट? तो लोअर वर्ल्ड वो है जो ह्यूमन एवोल्यूशन से नीचे, पहले पत्थर है, फिर घास आई, पत्ते आए, फिर उसके बाद जीव आए, मछली आई, जैसे समुद्री जीव आए, फिर ऊपर रेप्टाइल वो जीव आए, फिर ऐसे करते जानवर आए, और फिर इंसान आया, है ना? और इंसान के बाद फिर गुरु, जिनको हम बोलते हैं संत आत्माएं, जो गुरु नानक, संत आत्मा, यीशु मसीह, अपने जितने भी राम, ये Correct. कृष्ण, Gurus, जो yeah. गुरु है, जो भगवान है। भगवान का मतलब वही है जो भग से पैदा हुआ है, राइट? राइट? तो सारे वो जो है, जो भग से, जो पैदा हुआ है, यूट्रस से पैदा हुआ है, इसलिए भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, राइट? भगवान वो है, ईश्वर एक है, ईश एक है। सो ये डिफरेंस भी बहुत कम को पता है। मेरे को भी नहीं पता था अभी हाँ, तक। सो भगवान जिसका रूप है, ठीक है? तो वो जो है वो अपर वर्ल्ड है, जो ह्यूमन से ऊपर गए वो अपर वर्ल्ड है। सो उसके बीच में हैं जो संत, जिन्होंने मनुष्य के रूप में जो आए, भगवान, तो उन सबको आप ऊपर अपर वर्ल्ड में पहुंच जाते, फिर एक है, राइट? ये एक एवोल्यूशन, ये चीज़ है। तो शामन्स क्या करते हैं कि वो नीचे के उससे, तो नीचे क्या है? जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं। नीचे का मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बात हो रही, नीचे ह्यूमन से नीचे। तो आपको ताकत मिलती है, एनिमल पावर कहते हैं ना, वो एनिमल, वो पावर भी होनी चाहिए, राइट? सो वो आपको ताकत, आपके पार एनिमल्स होते हैं। आप अपने घास, ये पेड़ पौधे, ये सब ज़रूरी है, पत्थर, क्रिस्टल्स, ये सब कुछ ये ज़रूरी है, ये पहाड़, ये सब कुछ ये ज़रूरी nature ही है, है ये basically. नेचर है। Yeah. तो पूरा एवोल्यूशन तक ये लोअर वर्ल्ड है जो हमें ताकत देता है। ज़मीन हमें ताकत देती है, अंकुर, है ना? हर किसी के पैर के नीचे ज़मीन है, ज़रूरी नहीं हर किसी के सिर के ऊपर छत हो, वो आसमान है,
राइट। तो नीचे ज़मीन हमें ताकत देती है, शक्ति देती है। सारी लड़ाई भी तो ज़मीन पे ही है, जर जोरू ज़मीन, राइट। है कि नहीं? तो सोना है, औरत है और ज़मीन है, तीन ही चीज़ पे लड़ाई भी हुई है। तो वो पावर है। फिर ऊपर का वर्ल्ड, तो शामन ऊपर के वर्ल्ड से हीलिंग्स और ब्लेसिंग्स लेता है, ट्रैवल करता है, जर्नी करता है। तो वो क्या है कि आप सोचते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इंसान जब क्लाइंट आता है तो आप उसे करते हैं, आप जर्नी करते हैं फ्रॉम टू, पूरी जर्नी है। और उसमें आपने क्या वहाँ पे जाके ब्लेसिंग्स मांगनी है, हीलिंग मांगनी है, तो आप ट्रैवल करते हो तीनों उसमें, और फिर मिडिल वर्ल्ड में आके अपना काम करते हो वापस। तो आप स्पिरिट्स के साथ काम करते हो, आप चैनल बनते हो। शामन हमेशा चैनल और स्पिरिट्स के साथ काम करता है, उन देव शक्तियों के साथ काम करता है, और फिर वापस आके अपना परिवार, अपना काम और सब कुछ भी देखता है। ओके, सो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है उनको बोला गया कि सब कुछ त्याग कर दो, वो ना, एक वो इस युग में भी दोनों रहता है, चीजें कर रहे सब हैं। कुछ। तभी शिव को सबसे बड़ा शामन मानते हैं। जब मैंने शामनिज्म किया तो 10 साल हो चुके हैं अब मुझे, और तो ये मैंने देखा कि देखो कितनी सिमिलैरिटी है हमारे यहाँ पर। हमारे सारे देवी देवताओं के वाहन हैं, जैसे उनके पार एनिमल्स कहते हैं, वो वाहन है, करेक्ट। राइट। हमारा कृष्ण के साथ है, हमारे विष्णु के अपना गरुड़ गणपति के है, साथ है, गणपति का सबके साथ है। अब चूहा है, शिव जी का नंदी है, दुर्गा का शेर है, सरस्वती का हंस है। तो सबके पावर एनिमल्स हैं, राइट। और सबके, किसी का कमल है, किसी का कोई फूल है, कोई पौधा है। हम तो बहुत दैविक उसमें रहे ना, सनातन में तो बहुत कुछ, और ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में रहे, तो ये सारा कुछ। तो शिव को सबसे बड़ा शामन माना जाता है। वो कहते हैं कि अगर उनकी फौज देखो तो सब कुछ है उसके अंदर, करेक्ट। राइट। उसमें भांग भी है और धुतारू भी है और उसमें फल भी है और उसमें सींग वाले भी हैं और सांप भी है, सांप सब भी है। है, और सबको उसने प्यार किया है, राइट। करेक्ट, करेक्ट। उसने सबको रखा है। और फिर देवताओं का देवता, उससे बड़ा शिव एक वो है ही नहीं, और वो अपने आप में विलीन हो जाते हो तुम, है ना। Correct. तो और फिर इस युग में उनकी एक पत्नी और 2 बेटे भी हुए। तो तीनों लोकों में जो ट्रैवल कर सकता है, Correct. उसको कहते हैं शामन। ये मुझे समझ आया। सबसे बड़ी ईगो जो है वो स्पिरिचुअल ईगो है, कि मैं कुछ किसी की तकदीर बदल सकूं। नहीं, राम को भी इतने साल का वनवास करना पड़ा, तो कृष्ण की भी अपनी स्टोरी रही, राइट। हर किसी की, सिद्धार्थ की अपनी स्टोरी रही, कि गौतम बुद्ध बन गया। सो ये मानना, ये उस एक के सामने, तो ये झुकना, ये शामनिज्म में कहते हैं हॉलो। जब तुम गद्दी पे बैठे हो किसी के लिए, तो हॉलो हो जाओ, वहाँ जजमेंट नहीं है, नॉन जजमेंटल हो, तुम हो ही नहीं, पर तुम स्पिरिट्स के साथ काम कर रहे हो कि मुझे इसको, इस दुख से निजात मिले, इससे मुक्ति मिले, राइट। तो ये शामनिज्म की खूबसूरती मुझे लगी, कि तुम हॉलो हो, इंटेंट है अच्छाई के लिए, कि इसको इसका आंसर मिले, जिससे इसको शांति मिले, तो शांति की तरफ हो। तो क्योंकि ज़िंदगी बैलेंस है, तो शामनिज्म में भी बैलेंस है। आप यात्रा, आप वो टेक्निक जान गए, आप उस यात्रा में जा सकते हो, पर आपको वापस भी आना है, क्योंकि फ्रॉम, आप ऊपर ही नहीं रह गए, हमेशा आप ट्रांस में नहीं हो, नहीं तो वो इल्यूजन बन जाएगा। करेक्ट, यू हैव टू कम बैक। नहीं, इट मेक्स सेंस, राइट। तो शामन्स वो है कि जो, जब धर्म के आने से पहले भी जो 5 तत्व, जो ट्राइबल्स अभी भी शायद पूछते हैं, उन 5 तत्वों में, तो वहाँ पे आत्मा से बातचीत करना, प्रोग्रेस करना या रिग्रेस करना, और आप समय से बदलना, जैसे हम डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं, तो आप अक्रॉस डायमेंशंस भी जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, एंड देन फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस, how you put that information in use, in action with conscious reality, in this conscious reality. तो आप awareness से काम करते हैं. So that's what shamanism is all about. मेरा एक दोस्त है, उसको ना, वो जहाँ भी जाए कहीं ना कहीं से साईं बाबा की फोटो मिल जाती है। Wow. वो चल रहा है सड़क पे, नीचे आपने देखा वो वॉलेट के साइज का कैलेंडर होता है छोटा सा, उसके ऊपर साईं बाबा का फोटो होता है, कोई भी भगवानों का फोटो होता है, कभी वो मिल जाए। आगे कहीं और चला गया, मतलब उसकी लाइफ में 3-4 सालों में उसको 7-8 बार अलग अलग साईं बाबा का फोटो कहीं ना कहीं से मिल जाए, एंड देन ही हैड टू फाइनली एक्सेप्ट इट, ही स्टार्टेड फॉलोइंग साईं बाबा, और वो साईं बाबा का भक्त बन गया।
हाँ, ये बुलावा था और ऐसे आते हैं, चीज़ें आती हैं और आपको कहते हैं ना कि व्हाट यू सीकिंग इज़ आल्सो सीकिंग यू। जो तुम वो सोच आना भी, सोच को नेगेट करना शायद तुम्हारे हाथ में है, वो टीचर जब क्रॉस करती है, बट सोच आना भी कई बार या ज़्यादातर उसी की देन होती है। वो जो क्रिएशन हो रही है, हम आज माइक के सामने हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमने हर चीज़ ये साइंस और आर्ट्स के साथ है। साइंस ने इजाद की, उसको इन्वेंट किया, कितने फेलियर्स के बाद एक सक्सेस पहुंची और फिर रोज़ पे रोज़ अपडेट हो रही हैं चीज़ें और आर्ट ने उसे सुंदरता दे दी, करेक्ट, कला दे दी। तो क्रिएटिव और क्रिएटिविटी, शिव और शक्ति, दोनों that's चीज़ें, so true दैट्स सो actually. ब्यूटिफुल। Yeah. सो क्योंकि मैं चक्रास के साथ बहुत खूबसूरती से और हैप्पीनेस और चक्रास के साथ मेरे बहुत सेशंस होते हैं और वर्कशॉप्स करती हूँ, तो वो मैं हमेशा ये कहती हूँ, यहाँ पे तुम्हारी विजुअलाइजेशन है और यहाँ क्रिएटिविटी है। तभी वो कहते हैं संभोग से समाधि तक, ओशो ये बोलते थे। तो ये क्रिएटिविटी, बच्चा, पूरा बच्चा एक नया जीव आ रहा है 9 महीने में, या जिसका जैसे है, जिस भी स्पीशी का है उसी हिसाब से, लेकिन पूरी क्रिएटिविटी। और यहाँ पे तुम जो भी सोचते हो, इमेजिनेशन, इंसान की देन है इमेजिनेशन, और उसको कर देना, क्रिएटिविटी और एक्शन में उतार देना, ये इंसान की खूबसूरती है। Let's talk about your book. एंड सो बेसिकली मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप अच्छे टीचर भी बन सकते हो। यस, नॉलेज और टीचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? वैसे ही एक स्टोरी और किताब लिखना इज़ डिफरेंट, राइट? सो टेल मी कि ये सब चीज़ें के बाद हाउ कम यू बिकेम अ राइटर एंड आपने एक बुक लिख डाली, एंड सो देयर इज अ स्टोरी अबाउट एवरीथिंग. इट्स नॉट इजी टू राइट अ बुक even if you have a good story and then get it published also. ओके। एक पहली बात तो ये है कि मेरे फादर और परिवार में कईयों ने किताबें लिखी हैं। Okay. और पापा की किताब एक बहुत मशहूर हुई थी, लाहौरनामा, जिनका फॉरवर्ड आई के गुजराल साहब ने ही लिखा था। Oh. और वो पाकिस्तान में बैन भी हो गई थी, उनकी 4 विजिट्स थी। और असगर वजाहत जी ने, उनके नाटक एक था किस्सा जगमाई, वो हर जगह पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड वो नाटक भी गया, वो उसी किताब से लिया गया। तो और उन्होंने और भी किताबें लिखी थी, और परिवार में ऐसे लोग, क्योंकि विद्या तो ग्रहण करनी थी, तो मेरे पापा कई बार बोलते थे कि तू 40 साल की हो गई, अभी तक तूने किताब नहीं लिखी। अच्छा. तो भाई ये क्या बात है पापा, आ जाएगी किताब, ऐसे थोड़ी ना है। फिर ऐसे ही मतलब करते जा रहे थे। तो अल्टीमेटली वो जो एक कोविड के टाइम का एक ऐसा टाइम था, एक था कि अब मेरा टाइम, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें चल रही थी, बट टाइम मेरे पास था, तो मैंने लिखना शुरू किया, राइट। और लिखते हुए फिर क्योंकि काम ही मेरा एक स्टोरीज़ है, हर किसी की कहानी, हर किसी की ज़िंदगी, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग में तो इतनी स्टोरी थी। तो और एक ये किताब एक जो है वो तारा, अ वुमेंस जर्नी फ्रॉम फियर थ्रू फेट टू फ्रीडम। तो एक औरत की कहानी है, जिसमें एक आम औरत की कहानी है, जिसकी शादी होती है, उसका बचपना होता है, शादी होती है, और फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, और किस तरह से वो हिम्मत करती है और बाहर आती है। तो मेन चीज़ इसमें ये है कि उसकी स्पिरिचुअल जर्नी, जितने भी किस्से हैं वो मेरे अपने पर्सनल मैंने डाले, राइट। क्योंकि मुझे अगेन एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ज़िंदगी तो एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो एक आम कहानी मैंने उठाई, उन मुद्दों को उठाया, और उसमें तारा के स्पिरिचुअल जर्नी से उसको क्या मैसेजेस मिले, और उसमें कब हिम्मत आई कि उसने अपनी शादी को क्लोज़ किया और वो अपने आप को पाई। उसकी स्पिरिचुअल जर्नी एक है कि जिसमें उसने पहले अपने आप को पाया, और फिर उसने शादी को भी, जो एक टॉक्सिक शादी बन चुकी थी, उसको क्लोज़ किया, बट उसमें पहले उसने अपने आप को पाया, राइट। सो क्योंकि यूजुअली मैंने, जब मेरे पास केसेस आते रहे, तो ये होता है कि जब आप डिवोर्स हो जाते हैं और फिर आप चिथड़े हो जाते हो, और सारे इमोशंस हर जगह से इट कैरीज ऑन। बट यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव वो देना था कि आपके पास अपने आप को जानने को, चीज़ों को पहचानने का, उसे समझने का, उस पर काम करने का अपने ऊपर, और फिर हिम्मत लाने का। तो
ऐसी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है एक इंसान की कि वो कहते हैं ना, कस के, मुचड़ के, खिंच के, वो आपकी एक जर्नी बन रही होती है कि वहाँ पे आपको एक दिन लाइटनिंग भी स्ट्राइक कर जाती है। और फिर जब आप अपने आप को पा लेते हैं, फिर आपके लिए चाहे वो उसी रिश्ते में आप ठीक हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, या उस रिश्ते से अलग हो जाएं, बट मेन चीज़ अपने आप को पाना है। तो तारा जो है, ये प्रोटेगनिस्ट है, ये वो औरत है जिसने अपने आप को पाया, राइट, और फिर वो उसने एक कदम उठाया। सो ये एक औरत की कहानी है एम्पावरमेंट की। और इसका कवर भी इस तरह से आया कि भाई मैं सोच रही हूँ और मुझे पंख मिलता है, अपने झूले पे मैं बैठी हूँ और वो पंख मिलता है, वही पंख को लिया, और फिर कलर्स भी इसी तरह से आए। और फिर ये मैंने, क्योंकि इसमें 3 बार मेरी पहले मुलाकात हिज होलीनेस दलाई लामा से हुई थी, तो मैंने ये चिट्ठी भेजी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने ये कहा कि इस किताब को ऑटोग्राफ कर दें या ब्लेसिंग दे दें। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों, तो मैंने पूरी बाकायदा चिट्ठी भेजी, किताब का भेजा, सारा कुछ भेजा। और फिर 3 महीने बाद उनका मैसेज आता है और टाइम आता है कि इस टाइम मिल पाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास हुआ उसमें कि जैसे ही हम एंटर वहाँ पे करते हैं और सुबह हमने मिलना है, तो उन्होंने कहा कि अब हिज होलीनेस किताब पे, अब नॉन बुद्धिस्ट बुक्स पे नॉर्मली वो अब ऑटोग्राफ नहीं करते। ओके, ऐसा? हाँ, नॉर्मली उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने कहा कि ठीक है, बट मैं अपनी किताब को ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ, बाकी देखते हैं। मैं क्योंकि उसमें हमेशा हूँ, बाकी देखते हैं, जो उसको मंजूर है एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक आ गए तो आगे भी हो जाएगा। करेक्ट। तो और फिर जब दलाई लामा मिलते हैं और मैं एक कुछ क्षण उनसे लेती हूँ और किताब देती हूँ और कहती हूँ कि इस किताब को ब्लेसिंग चाहिए और ऑटोग्राफ करिए, और जितने रीडर्स हैं उनको अगर आप उनके लिए लिख पाएँ। और वो मुझे देखते रहे, और उसके बाद उन्होंने सांस दी, और ये 4थी मुलाकात थी मेरी उनसे। और उन्होंने कलम के लिए हाथ उठाया और उन्होंने पूरा लिखा और मैसेज भी दिया और साइन भी किया। दैट वाज सो अमेजिंग, आई मीन लाइक इट वाज सो अमेजिंग। सो अगेन कुछ चीज़ें होनी होती हैं, और सो हो गई, तो वो हो गई। और फिर ये किताब, उससे पहले ही एक पब्लिशर हैं कैसल माउंट मीडिया, जो लीडरशिप बुक्स छापते हैं जर्मनी से, तो उन्होंने ये किताब पढ़ी थी और उन्होंने कांटेक्ट किया था कि हमें अच्छी लगी है और पब्लिश करना चाहेंगे। तो उसके बाद ये दलाई लामा हैपेंड। सो अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और अब किताब जाएगी। पर उससे पहले की स्टोरी ये है कि 1-2 पब्लिशर्स आए और हुआ, और मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ मैं बोलना चाहूँगी, जब आप पहली कोई किताब लिखते हैं तो वो ऐसे हो जाते हो कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे। तो हम ऐसे 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 छोटे होते हैं, हो जाते हैं कि हाँ अच्छा, गलती की कि किताब खुद लिख दी और कैसे मिलेगा पब्लिशर और क्या होगा, नहीं समझ आया। फिर अपने में साइलेंस में बैठी, फिर मैंने कहा किताब मैंने लिखी है, मैं क्यों डर रही हूँ, चलो हम सेल्फ पब्लिश कर लेंगे। और एक तारीख सोची और हम 4 जने बैठे और हमने सेल्फ पब्लिश कर ली, और किताब बहुत अच्छे उसमें अच्छा। रिसीव हुई। और उसके बाद ये आगे की कहानी कि मैंने एक चिट्ठी लिखी और किताब भेजी, और बहुत इंटरेस्टिंगली बस फिर अब वो कहते हैं कि बच्चा पैदा कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब इसकी किस्मत, सेल्फ जर्नी है बेसिकली बुक की। अब अपनी हर आत्मा, अब उसकी एक आत्मा। आई थिंक हम सबको ना नेचर से कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिलती है, किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती है। आपको पंख मिला, आपने पिक कर लिया। इमेजिन कि जब कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है, मैं आपका पॉडकास्ट सुना वो वाला, तो आपको अचानक ऊपर वाले ने खुद ही दे दिया सब सिस्टम कि ये लो भैया। सो अगर किसी को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये चीज़ को कैसे रिसीव करना है, उसको तो उसके लिए पंख है वो हटा देता, राइट? और आपने वो पकड़ लिया, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जहाँ पे यू कैन पिक अप द सिग्नल्स, जहाँ पे और इट हैज़ वर्कड फॉर यू ऑल द टाइम। यस इट हैज़। अभी तक हमने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें करी, अभी थोड़ा पर्सनल इंसाइट्स लेते हैं आपकी लाइफ का, क्योंकि आई थिंक आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत डिवोर्सेस हो रहे हैं
and I want young people to understand if they have to get out of a relationship and if they want to find out how to survive after getting out of a relationship, what insights they can have from you. Basically, जब आपका divorce हुआ तो what went behind it? ओके अंकुर, पहली चीज़ जानने की है कि हम कहाँ से आते हैं. तो हम यंग, एज आई सेड, प्रोग्रेसिव फैमिली, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स दोनों तरफ से था कि अभी छोटे हो, अभी शादी मत करो, अभी और रुको, मेरा आगे और पढ़ने का था, बाहर जाने का था. 22, 21, 22 इस उम्र के हम दोनों थे, क्लासमेट्स थे, और हमने 21 एंड 22 एंड वी गॉट and मैरिड. what year was that? 90. 90. So now I'm going to be 55 now. You don't look 55. Anyway, ये बातें यहाँ की नहीं है, अलबत्ते 55 नहीं लगते, सब बकवास. सुनो. सो हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ, मैंने बचपना तो आपको बता ही दिया, और पढ़ाई के साथ था, तो और फिर शादी की, हम अपने क्लासमेट से हम पसंद भी आए, और शादी, दोनों बहुत अलग विचारों के थे, अलग कैरेक्टर ऑफ थॉट से थे, राइट. लेकिन मोहब्बत हो गई. अब मोहब्बत के आगे आप अगर कोई बेवकूफ़ियत ना कर लो तो फिर मोहब्बत नहीं है. कहते मोहब्बत बिल्कुल अंधा ही नहीं करती, गूंगा बहरा सब कुछ कर देती है, और अगेंस्ट ऑल अर्थ. लेकिन पूरे परिवार के साथ, रीति रिवाज के साथ शादी हुई, और बहुत बढ़िया. जैसे जवानी में तुम खूब मस्ती मारते हो, खूब एंजॉय करते हो, खूब ट्रैवल किया, बहुत बढ़िया सी ज़िंदगी बीती. और लेकिन क्या हुआ कि शायद वो जो करेक्टर ऑफ, कहते हैं ना कि हर इंसान की वृत्ति अलग होती है, आर्किटाइप, उसी तरह हर परिवार की सोच अलग होती है हर मुद्दे को लेकर. तो कहीं पे शायद वो रिस्पेक्ट जो एक इंसान करे, ये कहना, जब आप डिवोर्स ले लेते हो तो कहना, किसी को लेबल करना बहुत आसान होता है कि वो अच्छा नहीं, उसने ये किया, वो उसने वो. बात की बात अलग है, बट आपने चॉइस रखी कि आप साथ में हो जितनी देर भी हो, और आप क्या कॉमन पॉइंट्स आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं, और कितने टाइम में किस तरह से सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ का जो बैलेंस है वो कब उथल पुथल होने लगता है. सिमिलैरिटीज़ ही हैं जो इकट्ठा करती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड रिदम जो बात हो रही है, राइट. सो कहाँ पर वो डिससिमिलैरिटीज़ बढ़नी शुरू हो गई, और कहाँ पे हम अपने अपने परिवार, अपनी अपनी पारिवारिक सोच पे चले गए. वो शायद मैंने पहले रियलाइज़ कर लिया था, probably because I was totally into this, the spiritual journeys and all, कि हम सोच से अलग हो रहे हैं, हम कर्म से अलग हो रहे हैं, राइट. तो जहाँ पे एक रिश्ते में रिस्पेक्ट ख़त्म होनी शुरू हो जाए. लव एक चीज़ है, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. इंडिविजुअल रिस्पेक्ट ख़त्म होनी शुरू हो जाए, आप किसी को बौना बनाना शुरू कर दो, और आपको दूसरे का कोई ऐसा लगे ही नहीं कि उसका भी अस्तित्व है, राइट. पहले ये जानना कि तुम्हारा अस्तित्व है, पहले तो यही नहीं पता होता हमारे घरों में कि भी हमारा अपना भी अस्तित्व है. अभी तो मम्मी पापा करेंगे, फिर मम्मी पापा के बाद कोई और करेगा, फिर बच्चे करेगा. मतलब हमारे तो ज़िंदगी में डिपेंडेंसी है. हम लोग को डिपेंडेंसी को ताकत समझते हैं कि हम सब एक दूसरे पे को डिपेंडेंट है, बट वो फियर बेस्ड हो जाता है, राइट. दूसरा, एजुकेशन. कई बार ये भी बोला जाता है कि भाई लड़कियाँ एजुकेटेड हो रही हैं इसलिए अलग हो रही हैं. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई है, नहीं तो चुप रहते थे घर में, लड़ाइयाँ होती रहती थी तो चुप रह रहे हैं, अब तो अपना अपना कमा रहे हैं. यू अंडरस्टैंड. हाँ, डर नहीं है, और उन्हें ये पता है, डर से ज़्यादा, डर नहीं कहूँगी, वो उनको अपना पता है कि मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ. कॉन्फिडेंस आ गया उसको, अपने में कॉन्फिडेंस आ गया, राइट. तो जब मैं अपनी माँ से भी कभी बात होती थी तो वो कहते थे कि भाई पुराने में पहले भी लोग अलग अलग होते थे, भी ऐसा हुआ कि बुआ घर आ गई, वहीं रह गई. कितने किस्से होते थे, चाचा जी हैं या वो चले गए, और चले ही गए, निकल ही गए, पता ही नहीं वो कहाँ चले गए. तो शादी अलग हो गई, शादी नहीं है वो, राइट. बातचीत नहीं हो रही, अलग अलग कमरों में ही हैं, जी बाबू जी आ गए, बात ही नहीं होती है. बच्चे हो गए क्योंकि शादी का मकसद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्रोजनी है, राइट. तो ये तो हो ही गया. सेक्स एंड मनी है ना गेम. तो
करेक्ट। प्रोजनी और पैसा कमाना। सो हमेशा शादी होती है जो तुमसे ज़्यादा अच्छा कमा रहा हो, लड़की सुख में रहेगी, राइट। अब ये आगे फले फूलेंगे, सुख और शांति है, दोनों मिलकर बढ़ेंगे, राइट। ये चीज़ें शादी के साथ है। सो मैरिज एक सोसाइटी, और मैरिज मैं इसलिए डीपर उसमें जा रही हूँ कि मेरा अलग होने का कई रीजंस होते हैं, लेकिन ये मुझे समझ आ गया था कि मैरिज सोसाइटी है। तो आप जैसे रिश्तेदारियां निभानी पड़ती हैं, ठेकेदारी, दुकानदारी, तो वो रिश्तेदारी है। वेडिंग हो गई, लेकिन मैरिज है, उसमें आदान प्रदान है, उसमें अडेप्टेबिलिटी है, एडॉप्शन है, उसमें सब कुछ है। और वहीं पे आप सिमिलैरिटी और फेमिलैरिटी भी कहते हो, भी हमारे खाने पीने एक जैसी होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, खान पान और भाषा होनी चाहिए। तो जब आप मैरिज की बात करते हैं तो सोच अलग थी, और ये देखा कि दोनों हमने खूब काम किया, और फौज में थे। फौज मतलब वो पहले हम मिले साथ में थे, फिर फौज में भी चले गए, फौज में रहे, फौज से बाहर आ गए, बिजनेस बनाए, खूब कुछ खरीद, खूब जैसे राजयोग जैसे कहते हैं पूरा भोगा सब कुछ, खूब कंपनी बनी, बहुत कुछ किया और क्रिएट किया, और चीज़ें बहुतों को इकट्ठा किया और खूब कुछ किया। लेकिन हम कहीं पर अलग होते जा रहे थे, अंदर से अलग। शायद हम बड़े हो गए थे, जैसा किसी ने बोला वही मैं आपको कि बोलने वाला बचपन था। की शादी Yes, थी, yes, तो हम yes. अलग, हम बड़े हो गए। करेक्ट। तो किसी ने मुझे ये भी बोला कि तुम अपने अपने परिवार के, अब बड़े होकर तुम अपनी सोच में चली गई, वो अपनी सोच में चला गया। सो जो अंतर था वो पूरा विकसित हो गया कि भाई ये तो काम करने का तरीका अलग हो गया, लोगों को मापदंड देखने का तरीका, नज़रिया अलग हो गया। कॉमन फैक्टर बच्चे रह गए और बिजनेस रह गया, लेकिन आपस में बातचीत खत्म हो गई, रिस्पेक्ट खत्म हो गई। किसी को अच्छा और बुरा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन एक शादी का अलग होना, ये मकसद बन गया। जिस विद्या पे बहुत गुरूर था मेरे एक्स हस्बैंड को, फिर ये हुआ कि इससे अच्छा मैं गंवार को ले आता कि तुम तो पढ़ाई में बहुत विद्वान हो रही हो, या विदुषी हो रही हो, राइट। सो इस तरह से अंतर आने लगा है। तो ये चीज़ आजकल के ज़माने में ये नहीं कि फेयर, आज सन में सक्षम हो रहे हैं, और उसका मतलब ये नहीं कि डिवोर्सेस होते जाएं, नहीं, ये आपके बड़ों के ऊपर भी है कि आप अपनी इनसिक्योरिटी तो नहीं बेटे पे डाल रहे। तो कौन बुरा? मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कौन ठीक या कौन बुरा? वो आदमी जिसने अपनी बेटी और बेटे को दोनों को बराबर पढ़ाया और कन्यादान भी कर दिया, या वो औरत जिसके घर में लड़की आई तो तुमने कंपैरिजन शुरू कर दिया। तो ये सोच बहुत फ़र्क पड़ती है। तो मेरा निकलना शायद पता चल गया था, बाकी हालात, बाकी जब जैसा होना था, है ना। कहते हैं कि शादी होना भी ये ऐसे नहीं हो जाती। आपके इतने दोस्त होंगे, इतनी फ्रेंड्स होंगे, बट एक से मोहब्बत होगी, और शायद मोहब्बत भी हो जाए एक दो से अगर ज़्यादा, लेकिन शादी एक से तुम सोचते हो सीरियसनेस, करेक्ट, वो सीरियस कमिटमेंट में आप आते हो, जहाँ पूरे परिवार को, पूरे समाज को बुलाते हो। तो फिर जब माँ फिर इनसिक्योर होके उस बहू को वहाँ क्यों गड़बड़ कर देती है? मेरी बेटी सुख से रहे, रानी से रहे, लेकिन मेरी बहू रानी कैसे? अभी तो मैं जिंदा हूं, हम करेंगे तुम्हारे लिए, राइट। उसको मत पढ़ा दो, इतना पढ़ने की भी क्या जरूरत है? घर का काम करो। मेरी बेटी इतनी पढ़ लिख गई तो क्या सिर्फ घर के काम के लिए गई? तो नौकरी करे, 4 लोग और आ जाएंगे काम करने वाले, उनको भी काम दो, तुम भी काम करो। तो ये डिफरेंस क्यों? तो कहीं पे वो शादी में भी चीज़ें अलग अलग होनी शुरू हो गई। उसी तरह से चाहे माँ बाप ढूंढ रहे हों, 10-12 लोग ढूंढेंगे, परिवार देखेंगे, गांव में जाके पूछेंगे कहाँ से है, क्या करता है, कौन है, मामा क्या करता है, मामा क्या करता है, चाचा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कैसे उनके लोग हैं, क्या है, फिर एक से रिश्ता करेंगे। तो शादी भी शायद पुनर् कुछ ना कुछ पूरा करने के लिए, कर्म पूरा करने के लिए आप एक परिवार, एक इंसान से करते हैं, उस परिवार से भी पूरा करने के लिए कुछ कर्म। तो ये अंडरस्टैंडिंग में मैं आ गई थी। तो शादी फिर अलग हुई और मेरा ही फैसला था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी शादी को क्लोज और कंप्लीट किया, फिनिश नहीं छोड़ा। तो मैं पहले समझ गई, फिर मैंने अपनी शादी को पूरा किया।
सो इसमें एक डू यू वांट ऐड एनीथिंग? नहीं, आप प्रश्न पूछो। किस एज पे या कितनी देर के बाद आपको रियलाइज हुआ कि हम लोग एक्चुअल में ऐसे हैं वैसे नहीं थे जब हमारी शादी हुई थी एट 21? व्हाई आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द एज दैट वन शुड गेट मैरिड एट? एज से पहले ये होगा रिस्पेक्ट। तो शादी क्योंकि सोचा ही नहीं, जबकि बहुत समझाया गया था कि पूरे परिवार से शादी होगी, और मुझे लगा नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। और छोटी छोटी बातें तो छोटी छोटी हो ही जाती है, हर घर में होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात होती है कि नहीं? सो पहली चीज़ तो वो शौक लगा कि वहाँ पे जैसे मैं गई, वहाँ रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि शायद मैं दहेज नहीं लाई थी। ये मुझे बहुत ये चीज़ बतानी है, क्योंकि मैं उस घर की थी जहाँ पे पुश्तों से दहेज का कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, हमारी कम्युनिटी में कोई दहेज दहेज का कोई सवाल कोई नहीं नहीं, था, zero, राइट? yeah, आपने ऐसे नहीं सुने कि दहेज और भर आपने अपनी मर्जी से दिया ये है, लेकिन वो अलग चीज़ दहेज है। रीजन कभी नहीं। कभी तो वो ऐसे था कि दहेज, तो मैंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट गिव। इट्स नॉट, हाँ, इट्स but- ये सोच ही नहीं है। मेरे पापा कहेंगे तेरा दिमाग खराब है। मैं यहाँ पूरी ट्रेड यूनियन में पूरी पूरी दुनिया को इकट्ठा यूनियनिस्ट हूँ और एक एडिटर हूँ, और माँ तेरी पूरी सबको संभाले हुए है, हिंदी और संस्कृत की उस्ताद। और हमने ऐसे, क्योंकि माँ के टाइम में भी किताबें आई थी 2 ट्रंक भर के, और कुछ साड़ी और 1 सेट होगा, मतलब इस तरह से शादी हुई है जहाँ पे दहेज की बात नहीं। तो वो ये चीज़ मुद्दा मैं उठाना चाहती हूँ। वो जब मैं उधर गई तो ऐसा महसूस किया गया कि तुम तो कंगलों से हो, तुम गरीब घर के हो। उनको ग्रैंड्योर ही नहीं समझ आ रहा था सोच का कि भाई हम तो विद्या वाले थे, हम तो ये हुआ कि लड़की पढ़ो, लड़का पढ़ो, हिम्मत, है ना? तो वो सोच अलग थी, अच्छा और बुरा नहीं। सो मतलब मैं रिस्पेक्ट पे लाना चाहती हूँ। जब दूसरा परिवार रिस्पेक्ट ना हो तो लड़कियां शायद हो जाती हैं, मैं ये बताना चाहती थी। और आज मैं खुल के बोलूँगी कि रिस्पेक्ट नहीं थी। यू अंडरस्टैंड? लेट्स टॉक। रिस्पेक्ट होना चाहिए। आपके घर में लड़की आई है सिर्फ वंश चलाने के लिए नहीं, लक्ष्मी आई, तुमने कह दिया लक्ष्मी आई और तुमने उसे डिसरिस्पेक्ट कर दिया। नॉट डन। मानते हो इस बात को? नॉट डन। आदमी है, लड़का है, खूबसूरत से काम करे यार, इज्जत, रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट प्राइम। यार। या हम तो कभी सोचे ही नहीं, काम करो यार, हम संभाले हैं। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई घर हो सकता है, या ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर दहेज की बातें हों, जहाँ पे एजुकेशन को नकारा जाए, जहाँ मुझे नहीं पता था। तो ये तो बहुत जल्दी पता चल गया। और उसके बाद 5-6 साल जब तक बच्चा हुआ, तब तक जिस तरह से हालात हुए, तो समझ आ गई थी कि भाई ये गलती हो गई है। तो मुझे बट लेकिन शादी का बहुत बड़ा एक होता है और अपना फैसला होता है, तो तुम कहते हो कि चल ये भी निकल जाएगा। तो मुझे याद है कि मैं अपने मदर को एक फ़ोन करती हूँ, बेटा छोटा सा है, और मैं ये कहती हूँ कि मुझे खाने को नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि हमारे घर में कोई बहुएं सुबह नाश्ता नहीं करती, कोई खाना वाना नहीं होता, बहुएं सबसे आखिर खाती हैं, बहुओं को यहाँ पे खाने का नहीं है। और मैं हैरान हूँ ये कौन सा घर है? तो उन्होंने बोल दिया कि भाई कौन सा, भाई दहेज में आया था क्या? हर बात में दहेज की बात है, ये बहुत पर्सनल बात मैं बता रही हूँ। और तो मैंने अपनी माँ को अभी तक मुझे याद है कि मैं प्रैम में अपना बच्चा ले जाके वहाँ पे बाज़ार से फ़ोन कर रही हूँ, मार्केट से, एसटीडी बूथ से, जबकि घर में फ़ोन है, अफसर हैं वो बड़े, और मैं फ़ोन कर रही हूँ कि माँ मुझे ना खाना नहीं मिलता, मैं ना बस स्टॉप पे बैठी होती हूँ और भुने हुए चने खा रही हूँ, मुझे ना खाना नहीं मिल रहा। हाँ, और मैं रो पड़ी हूँ। और मेरी माँ आगे से कहती है, देखो घरों में बहुत कुछ होता है, अपनी आवाज़ बोलो, इतनी पढ़ी लिखी हो, आवाज़ बोलो, समझाओ और बात करो, जाके खुद बना लो रसोई में। लेकिन छोटी छोटी इस बातों में घर वापस नहीं आना होता, मायके नहीं आ जाना, आना तो पति के साथ ही आना। तो ये नहीं कि माँ ये कह रही है कि छोड़ के आ जा। कि मुझे लगा कि मैंने अपनी माँ को बोला और उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। और दूसरी साइड ये हुआ कि कोई और तो सुन ही नहीं रहा, तो मैं बहुत पतली हो गई। और ये शादी के कुछ ही टाइम बाद बच्चा गोद में है, दूध पिला रही हूँ मैं उसे, अच्छा। और तब भी ये हो रहा है। तो यहाँ पे पहली बार पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है। पर ठीक है भैया, ऐसे तो नहीं भागना, भागना तो नहीं है।
तो फिर जो भी जैसे हुआ, तो ये पहला झटका था क्योंकि आपने एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा। और फिर कई ऐसी चीज़ें हुई जहाँ तुम्हें लगा कि तुम ऐसे छोड़ के नहीं आई, तुमने अपनी पहले कोशिश की, अपना किया, और फिर उसको फिर हिम्मत से लिया और फिर अपनी जर्नी शुरू की। सो इसमें एक एक्सटेंशन था सवाल का। बेसिकली जब आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे परस्यू करके आपको एक पॉइंट पे लगता है कि गलती हो गई, राइट? अंदर से ना आपको पता होता है कि क्या सीन हो गया है और क्या है। देन बाकी चीज़ें फिर आपको सोसाइटल प्रेशर एंड समाज और घर वाले या जो भी है, जो भी आप बोल लो, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उस वजह से आप फिर उसको खींचने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आपने बोला कि अंदर से मुझे ये लगा कि भाई गलती हो गई, गलती हो गई वहीं भाई। पे आपको पता था कि दिस थिंग इज नॉट, इट वाज जस्ट स्ट्रेच। मैं आपकी पर्सनल सिचुएशन को निकाल के इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जा रहा हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा होता और मेरे को अंदर से आवाज़ आती ना कि गड़बड़ हो गई भाई, तो फिर वो सब नकली था। तो ये इस वजह से शायद मेरी शादी भी कोई 30 साल चल पड़ी। 30 साल, राइट? जो हम मिले और जब हम अलग हुए तब तक 31 साल हो चुके थे, 31-32 साल। सो 90 में मेरी शादी हुई और 2019 में मेरा डिवोर्स हुआ। पर उससे 1.5 साल पहले से हम एक दूसरे को जानते थे, क्लास में पढ़ रहे थे, फिर तो वो टाइम, तो 30 साल। तो लोग मुझे बोलते हैं 30 साल का क्या मतलब है? और मेरी माँ ने भी बीच में बोला कि ये क्या कर रही है। अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि तू कर क्या रही है।